ऑल राइट, स्क्रीन विजिबल है? यस Yes, सर। sir. यस सर। और आवाज भी आ रही है ना? Yes, Yes. sir. ऑल राइट, तो बेसिकली हमने, अगर हम ये देखें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो अगर अपन लेक्चर 1 पे जाते हैं तो एक बार अगर मैं ब्रीफ आउट कर दूं फटाफट कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो सबसे पहले तो हमने टॉपिक्स देखे थे कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं सब टॉपिक्स, जिसमें पहला था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन एंड एप्लीकेशन ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में एक, और एक दूसरा जो कि जेई मेन में एक्सपेक्टेड है। इसमें बस एक जरा सा एक चेंज करना था, वो ये था कि आखिरी में हमें क्या लिखना था, मीटर पर मिनट। मैंने गलती से सेकंड्स लिख दिया था, सेकंड्स में फिर बदल जाएगा, वो मिनट्स को सेकंड्स में बदलना पड़ेगा। फिर मैंने शायद तुम्हें बोला था कि एक बार जो भी एनसीईआरटी आरडी के सॉल्व एग्जांपल डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के खत्म कर दो। बच्चों ने करे भी, नो डाउट, और कुछ जो एक कॉमन डाउट या कुछ क्वेरी आई थी तो वो मैं अभी डिस्कस तुमसे कर लूंगा। फिर हमने शुरू करा था टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं? टेंजेंट सीकेंट से हम टेंजेंट बनाते हैं, और टेंजेंट से उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो 90 डिग्री वाली लाइन होगी उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो? नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद फिर टेंजेंट और नॉर्मल में फिर हमने एक पॉइंट और देखा था, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट किसको कहते हैं? मतलब ऐसी टेंजेंट है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है बट टेंजेंट खींची जा सकती है, ये और यूनिक टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है, पर वो कब होता है, जब dy by dx की वैल्यू इंफिनिटी आए, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, LHD RHD दोनों की, या dy by dx बोलो। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था जहां पे हमने देखा था कि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट यूनिक पॉसिबल हो रही है इस टाइप के कर्व में, जैसे फोलियम ऑफ डिस्कार्टस टाइप का कर्व हो। और ओरिजिन पे अगर तुम्हें टेंजेंट निकालनी हो तो उसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, जितनी भी लोवेस्ट डिग्री उसको 0 से इक्वेट कर दो, इस टाइप से। बस फंक्शन या कर्व ओरिजिन से पास होना चाहिए, फिर ओरिजिन पे हम निकाल रहे हैं। टेंजेंट पॉसिबल है कि नहीं ओरिजिन पे वो भी पता चल जाएगा, अगर इक्वेशन निकल गई तो टेंजेंट पॉसिबल है ओरिजिन पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओरिजिन होना चाहिए। फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा था, y माइनस y1 m x माइनस x1 एंड माइनस ऑफ dx बाई dy आ जाएगा, तो वो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पे जब पीओसी दे देते तो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था। किसी को भी डाउट टिल हियर जो हमने पढ़ा था? No, sir. चलो, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम शुरुआत कर देते हैं। अब सबने ज्वाइन कर लिया होगा शायद। पहले क्वेश्चन हम आते हैं। सबसे पहले ये मार्जिनल कॉस्ट और एक मार्जिनल रिवेन्यू, ये दो टर्मिनोलॉजी पे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था जो एनसीईआरटी कर रहे थे कि होता क्या है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एनसीईआरटी का ही एक वो पेज ले लिया जहां पे इस टाइप के दो क्वेश्चन गिवन है। ये अकाउंट्स का पार्ट है, याद रखना, कॉमर्स का पार्ट है, हमें इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेना है और डेफिनेशन। मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। जो भी चेंज ऑफ कॉस्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट उसे हम कहते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट। एमसी से भी डिनोट करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है ये। और डीसी बाई डीएक्स इसकी वैल्यू होती है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें हमेशा कॉस्ट दिया जाएगा जब भी मार्जिनल कॉस्ट पूछा जाता है, और क्या करोगे फिर, डेरिवेटिव कर दो, और किस मोमेंट पे किस इंस्टेंट पे पूछा जाएगा वो तुम्हें दे देंगे। व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये x ही तो है, कितना प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स हुआ है, 3 रख दो, जो आंसर आएगा वही मेरा मार्जिनल कॉस्ट होगा। करण, तुमने शायद पूछा था सबसे पहले कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, तो sir. Yes, sir. एक फॉर्मूला है बस, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, और ये तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है, और गुड सीईटी में भी आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स है ये। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कोई बिल्कुल सेम, जैसे वहां कॉस्ट का था चेंज, यहाँ पे चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जैसे वहां पे था विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन, आउटपुट कितना हुआ उसके रिस्पेक्ट में।
जिसको बोलते हैं हम MR, और वो होता है dr/dx। तुम्हें रेवेन्यू गिवन है, डेरिवेटिव करो। किस इंस्टेंट पे पूछा गया है? जब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सोल्ड हो गई है? x = 5 पे। आंसर आ गया, समझ में आ गया, और यहाँ लिखा भी है देखो उन्होंने। तो क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद कर लोगे? डायरेक्ट डेरिवेटिव और कुछ नहीं है, ये वाला एप्लीकेशन एक डेरिवेटिव ऐसा रेट मेजर में सबको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? जवाब दो। यस सर। यस हम सर। हमारे मॉड्यूल के सेट 2 के लेवल 1 में भी 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड, और बहुत साल पहले ये यूनिट टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आ गया था, ये इन दोनों में से एक आया था, तो ये याद रखना, ठीक है। चल तो आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफलाइन क्लास का कोई अपडेट? क्या बोल रहे हो दर्पण? ऑल ऑफलाइन क्लास क्लासेस के कोई अपडेट है सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर ऑफलाइन क्लास का पूछ रहे हैं। बस मंडे से चालू कर दूंगा ना, मैं लिंक भेजा, बोला तो था मैंने, मंडे से मैं एक बच्चों की लिस्ट जारी कर दूंगा, जो भी बच्चे उनमें से फेवरेबल है आने के लिए वो आए, जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे वो नहीं आए तो भी चलेगा। सर मंडे एग्जाम भी है क्या एग्जाम भी? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो एआईटीएस एग्जाम जिससे होते हैं वो भी ऑफलाइन से होंगे मतलब अगले नहीं अगले नहीं, वो तो ऑनलाइन ही होगा AITS तो। हाँ, यहाँ के पेपर दे सकते हो तुम, ले आना अपना वाईफाई और अपना जो भी तामझाम जो रहता है तुम्हारा, तुम यहाँ के बैठ के दे दो पेपर, नो इशू, बिल्कुल दो यहाँ पे आके, किसने मना करा, दे सकते हो। यस पर हाँ होगा ऑनलाइन ही, ठीक है। ऑफलाइन मत बोल देना कि पेपर दो, MR शीट दो, यहाँ आके चेक भी नहीं होगी फिर, ठीक है सुब्रमण्यन? यस सर। ठीक है चलो, और वो लिंक, वो मतलब मैं लिस्ट जारी कर दूंगा, और अल्टरनेट बेसिस पे बच्चों को मैं बुलाऊंगा, ठीक है। सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो नहीं आना चाहते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट। आवाज लैग कर रही है? नहीं सर अच्छे से आ रही है। आ रही है आवाज? क्लियर है वॉइस। यस सर हाँ, एकदम। यस सर, क्लियर है वॉइस। बस ऐसे ही क्लियर बोलते रहना, तो मैं बहुत जल्द तुम्हें बुला लूंगा। अगर ऐसे दिक्कत हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे पास डाउट में आया था, शायद RD या NCERT का क्वेश्चन है ये। एक बार सभी गो थ्रू कर लो पहले तो क्वेश्चन को। स्क्रीन विजिबल है ना? थोड़ा सा लाइट है, सबको दिख रहा है ना फिर भी? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन रीड कर लो। इस टाइप के कोनिकल फ्लास्क पे क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऐसा रेट मेजर में, तुम्हारे NCERT के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार सब क्वेश्चन रीड कर लो, मैं समझाते भी चाहता हूँ। वाटर इज रनिंग इनटू अ कोनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप, मतलब हाइट कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर की, और रेडियस कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर का, मतलब एक कोनिकल फ्लास्क है ये बनाया हुआ है, और वाटर इज रनिंग इनटू, उसके अंदर पानी जाते जा रहा है। कितने रेट से पानी फिल हो रहा है? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, ऑब्वियसली पानी भरता जाएगा, तो कितना डीप उसमें भर गया मान लो? जब 6 सेंटीमीटर, किस इंस्टेंट में बात कर रहे हैं? 6 सेंटीमीटर जब वो डीप होगा, और उस हाइट के रिस्पेक्ट में, चलो मैं वो भी पॉइंट बता दूंगा, रेडियस कितना होगा वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद बोला है फाइंड एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल राइजिंग। ऑब्वियसली इसमें पानी पे और करोगे तो लेवल बढ़ता जाएगा। तो कितने रेट से पानी का लेवल बढ़ रहा है, पहला तो वो क्वेश्चन है। सरफेस एरिया, ऑब्वियसली सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पानी भरता जाएगा, रेडियस बढ़ेगा, तो हाँ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है सरफेस एरिया का? पाई आर एल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और ये से पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस ये एरिया से हो जाएगा, ऑफ कोन। याद और आया? ये से पाई आर एल हो जाएगा। अब यस सरफेस Yes, एरिया sir. बोलो, सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही होता है, याद रखना, ठीक है। दोनों एक ही है। सरफेस एरिया भी बोल देते कभी कभी, टोटल वर्ड नहीं लगाते तब भी टोटल कंसीडर करना है। और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सिर्फ कर्व का पार्ट लेना है, ये जो कर्व है, ये ऊपर का पाई आर स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, तो पाई आर एल लेते हैं हम, ठीक है। चलो, और थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग। ये 3 क्वेश्चंस हैं। चलो तो एक बार गो थ्रू कर लो क्वेश्चन को, ट्राई करो खुद जल्दी से, 2 से 3 मिनट देता हूँ। NCERT का क्वेश्चन है।
देखते देखते बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी राजवर्धन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वाटर सरफेस एरिया का मतलब क्या है और वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग इसका मतलब क्या है। अब इन वर्ड्स का मतलब मुझे बताओ। वाटर सरफेस एरिया मतलब क्या? वाटर सरफेस एरिया मतलब वो टीएस से निकाल वाटर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा और वेटेड तो सिर्फ कर्व Weighted सरफेस surface एरिया area वेट से होगा होगा ना सर। सर। सरफेस का एरिया, ये फिजिक्स का पार्ट है, एक बार फिर से सोचो। वाटर का सरफेस एरिया और वेटेड सरफेस का एरिया। फिर वेटेड Water सरफेस एरिया surface मतलब area वाटर top और वाला खून रहेगा जो ना। साथ में कांटेक्ट में है वो। देखो इधर थोड़ा सा फील कर लेते हैं। पानी भर भर के यहाँ तक आ गया। सर वेक्टर सरफेस एरिया में वो 6 सेंटीमीटर डीप तक का ही गिनेंगे। हाँ, और वाटर सरफेस एरिया में सर ऊपर का पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा। वाले कोन का टीए से आ जाएगा। उसमें पाई स्क्वायर भी आएगा। देखो इधर, ये जो सरफेस है वाटर की, ये दिख रही है ना ऊपर जो दिखाई देगी। यस सर। अब में जो तुम देख रहे हो ऊपर का जो सरफेस एरिया आ रहा है वाटर का, इस वाटर के सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। बस ये लैंग्वेज का ही खेल है। वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, समझ में आया? वाटर का जो सरफेस एरिया, ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना पानी, जो तुम्हें ऊपर से जब तुम देखोगे कोन में एक पानी भरते जा रहे हो, तो ऊपर ये जो एक सर्कुलर जो दिख रहा है एरिया पूरा, उसको बोलते हैं वाटर का सरफेस एरिया। मतलब जो दिखता है वो। हाँ, मतलब वाटर सरफेस है या वाटर का जो सरफेस एरिया है। फिर यहाँ दिया हुआ वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग, तो वेटेड सरफेस तो ये वाला होगा ना, ये वाला जो वेटेड सरफेस है। बताओ यस या नो, जवाब दो। सर सिर्फ CS है मतलब weighted surface। पाई आर एल होगा। बताओ मुझे, जो Yes. सरफेस ऑफ द वेसल से जो वेट पोर्शन जो रहेगा, ऑब्वियसली जो गीला पोर्शन है जो अटैच्ड है, मतलब ये वाला आएगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें लेना है। बस ये दो चीज के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग जाता है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बस समझ में आ जाए तुम्हें बस। सर हाँ बेटा बोलो। सर वेटेड का पार्ट तो ठीक है, पाई आर एल सिर्फ लेंगे, लेकिन सर वाटर सरफेस एरिया में तो हाइट भी बढ़ रही है ना वाटर की। नहीं नहीं, वाटर सरफेस एरिया यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो बोला जा रहा है, ये जो सरफेस का जो एरिया है ये वाला बोला जा रहा है वाटर का। ओके सर। अब वो लैंग्वेज का खेल है। देखो अब कौन क्या अज्यूम कर रहा है, यहाँ पे वो ये अज्यूम करा जा रहा है। ठीक है, बस यही एक पॉइंट है, अज्यूम क्या करना है, बस वो पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अगर तुम, हाँ अगर तुम ये टोटल लोगे वहां पे, अगर ऐसा कंसीडर करा जाएगा वेटेड प्लस सरफेस ऑफ द वाटर दोनों, तो कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ दोनों को अलग अलग पूछ लिया, मतलब वेटेड सरफेस एरिया पाई आर एल और वाटर का सरफेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर तो बस ऐसा बोला था सरफेस एरिया कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो फिर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाता। ओके, समझ आ गया सभी को? यस सर। ओके चलो, तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो अब कुछ है नहीं, एक छोटा सा वो तुमने पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल या वो हाफ एंगल, बचपन में करा होगा ये वाली टाइप की कैलकुलेशन। ये टोटल कंप्लीट इनिशियल मूवमेंट जो अपना कोनिक का कोन का पूरा जो पार्ट है, ये R है, ये L है और ये H है। तुम्हें दिया हुआ है रेडियस ये 5 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 5 तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। हाइट भी तुम्हें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो क्या किसी भी इंस्टेंट पे तुम निकाल सकते हो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ये यस सर होंगे। और इतने पार्ट को मैं बोल देता हूं H डैश। तो मुझे बताओ ट्राइंगल OMP और OAB, OAB इधर बना देता हूं ना, और ये MP, क्या OMP सिमिलर टू OAB होता है? यस सर। OMP OAB, क्या बोल रहे हो राजवर्धन? ए बीच में आएगा ना। हाँ हाँ, ए बीच में आएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये नॉर्मल सा एक सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होता है जिसपे क्वेश्चन बहुत सारे दिए एनसीईआरटी ने, और 10th में शायद तुमने ऐसी कैलकुलेशन करी होगी, सिमिलर ट्राइंगल से ही करते हैं। तो इनिशियल तुम्हें पता है, बस अब तो ये हो गया। इन्होंने जो tan अल्फा से कंपेयर कर लिया P/B, हम सिमिलर ट्राइंगल से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, ये अगर R है, ये मेरा R डैश है,
और ये मेरी हाइट h डैश है और ये टोटल हाइट तुम्हें दी हुई है h। तो स्मॉल r अपॉन में h क्या r डैश अपॉन h डैश के बराबर होगा इसके कारण, सिमिलर ट्रायंगल के कारण, या दोनों में tan अल्फा इक्वेट कर दो, p बाई b दोनों से आ जाएगा के अकॉर्डिंग, ये हो गया। तो अब उससे क्या मिलेगा तुम्हें, r और h में रिलेशन आ जाएगा, और r और h में रिलेशन आ गया, ये हर इंस्टेंट पे ऐसा ही रहेगा ना, बताओ मुझे, किसी भी इंस्टेंट पे चले जाओ r बाय h का रेशियो यही होगा ना 1/3, और अगर यही होगा तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो क्वेश्चन तुम खुद ही पढ़ के समझ जाओगे सॉल्यूशन उसका, फिर कुछ भी नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, जिस इंस्टेंट पे बोला है उस इंस्टेंट पे कर लो। बस एक पॉइंट है यहाँ पे, सुनना ध्यान से, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, कितने वेरिएबल है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दो। r भी वेरी करेगा टाइम के साथ और h भी वेरी कर रहा है ना, पहले तो ये बताओ। यस दोनों को तुम फिर dr by dt dh by dt करोगे ब्ला ब्ला ब्ला, पर तुम्हें कितने रेट से, तुम्हें अगर जो बोला गया है, या यहाँ पे अगर मैं बात करूं जितने फर्स्ट वाले पार्ट में वाटर लेवल राइजिंग, तो क्या तुमसे dh by dt पूछा है यहाँ पे, जवाब दो। बिल्कुल, वाटर लेवल राइज मतलब हाइट बढ़ते जा रही है, dh by dt पूछा है, पर अगर डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दोगे तो dr by dt भी आ जाएगा और dh by dt भी आ जाएगा, पर हमें सिर्फ क्या पूछा है, रेडियस कितने रेट से बढ़ रहा है वो नहीं, तुमसे हाइट का पूछा है, और दोनों वेरिएबल है, दोनों टाइम के साथ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या r और h में एक रिलेशन है हमारे पास, बिल्कुल है, हम r को h/3 रख देंगे यहाँ पे, और जैसे ही r को h/3 रख दोगे पूरी टर्म आ गई h के टर्म्स में, फिर तो तुम डेरिवेटिव करके dv by dt गिवन है, dh by dt निकल जाएगा। शिंदे जी सर h/3 कैसे? अरे ये ऊपर बताया ना, ये सिमिलर ट्रायंगल इनिशियल देके रखा है r और h, हाँ सर। टोटल कंप्लीट ये लिखा है ना, ये OMP और OAB देखो इधर, कंप्लीट है, h गिवन है, r गिवन है, हाँ सर। ये मेरा h है, ये मेरा r, हो गया। चलो कोई डाउट, कोई भी डाउट, हाँ बोलो। सर सिमिलर ट्रायंगल प्रूव किया हमने कि मतलब, अरे यार सिमिलर ट्रायंगल ऐसे ही दिख रहा है, दो एंगल्स ये सिमिलरिटी हो रही है ना बेटा, ये 90 डिग्री, याद आ रहा है कुछ, ये 90 और ये कॉमन एंगल, और अगर वो नहीं भी याद आए ना तो इतना लोड मत लेना बेटा, tan अल्फा दोनों में से निकाल सकते हो ना, दोनों ट्रायंगल का, ये मेरा tan अल्फा ही है, यस परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया tan अल्फा, ऐसे देख लो, इन्होंने सिमिलर नहीं लिखा, इन्होंने tan अल्फा इक्वेट कर दिया, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल से कर। सर मतलब आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया? कोई पार्शियल कुछ नहीं करा है यहाँ पे, सिंगल एक ही करा है, या r को h में बदल दिया ना, इसका रोल ही नहीं है यहाँ पे, अच्छा। r को h/3 रख दोगे तो h और v तो है बस मेरे पास। और ऐसे दूसरे वाले में तुम्हें क्या बोला, वाटर का सरफेस एरिया, जो वाटर का जो सरफेस एरिया ऊपर की बात कर रहे हैं पाई r स्क्वायर, और कैसे निकालोगे वो, ये ना dA by dt निकाल सकते हो, किस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं वो तुम्हें पता ही है, और क्या dH by dt यू नो, हमने अभी तो निकाला ऊपर dH by dt, और r की टर्म्स में तो r को फिर से क्या रख दो, h/3, क्योंकि हमारे पास dH by dt ऑलरेडी है, ये रहा dH by dt, उसी इंस्टेंट पे तो बात कर रहे हैं तीनों क्वेश्चन, तो dH by dt तो निकल ही चुका है, उसकी हेल्प से अपन dA by dt निकाल लेंगे, सरफेस एरिया का रेट A का dA by dt, और सिमिलरली थर्ड में पाई r l है, तो हमें ds by dt निकालना है, तो r को तो हम रख देंगे h/3, बट इस l का क्या होगा जरा बताओ, स्लैंट हाइट का किसी भी मोमेंट पे, बिल्कुल, क्या l² r² प्लस h² होता है, याद आ रहा है किसी को, 10th क्लास पढ़ी होगी यार तुमने, तो 10th बोर्ड दिया है शायद, तुम भी तो ऐसे ही पास नहीं हो गए थे प्रमोट करके कि नहीं मतलब, सर दिया है हमने, बहुत अच्छा। हाँ दिया है ना, हाँ हाँ हाँ, तो चलो कोरोना उतना फैला भी नहीं था, क्या क्या, तो कोरोना आया नहीं था, अच्छा कोरोना आया नहीं बिना था, मास्क दे रहे थे। मतलब ऐसे फोकट में पास नहीं हुआ, तुमने बकायदा मेहनत करी है ना, यस हाँ सर। ओके ओके, अच्छा लास्ट एग्जाम में मास्क पहना था, हाँ। सारे प्रोटोकॉल्स ही फॉलो कर। ओ मतलब तब तक आ चुका था, सर हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म होने की राह देख रहा था वो। अच्छा हाँ हमारी हुई और आ गया कोरोना। तो वो लास्ट पेपर ऐसे था, 18 मार्च को 2 हुआ दिन था के बाद लास्ट चिंता पेपर, करते था, उसके और बाद 3 से दिन के बाद लॉकडाउन शुरू। चलो ठीक है, मेरा बस ये मोटिव था पूछने का कि तुमने मेहनत करी है, मतलब तुमने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। चैप्टर का नाम क्या था ये,
मेंसुरेशन सरफेस एरिया करके। हाँ तो ये इससे ऐसा सरफेस एरियर वॉल्यूम में आता है हाँ, सारे। बहुत अव्वल दर्जे के क्वेश्चन। तुमने तो शायद फ्रस्टम पे क्वेश्चन करे थे शायद, हाँ याद सर, नहीं फर्स्ट आता? पे किए। यस सर प्रश्न। तो उसके हिसाब से तो ये शायद इजी है, फिर भी बहुत हाँ इजी सर। उसके हिसाब से तो। ठीक है, ये भी तुमने करा था स्लैंट हाइट रेडियस और हाइट में कंपैरिजन करके कैसे लिखते हैं। यस सर। ठीक है, चलो तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा है ये मेरा स्लैंट हाइट है किसी भी मोमेंट पे, तो एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर प्लस एच डैश का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर कितना रहेगा हर इंस्टेंट पे, एच बाई 3 है हर इंस्टेंट पे, जितना भी बोले आर और एच में रिलेशन है, और एच तो एच में ही रहेगा, तो एल स्क्वायर कितना हो गया, एच स्क्वायर बाय 9 प्लस एच स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ, डैश नहीं लगाया फिर मैंने, तुम चाहो तो डैश लगा के भी लिख सकते हो। तो एल स्क्वायर कितना आ गया, 10 एच स्क्वायर बाय 9, तो एल आ जाएगा, ऑब्वियसली एल नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो रूट 10 एच बाई 3, तो एल भी एच की टर्म्स में आ गया, आर तो है ही सही, तो सब कुछ एच की टर्म्स में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा था वो डी एच बाई डी टी पे था। एक बार एच के में निकाल लिया ना रेट सर, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। बिल्कुल, डी एच बाई डी टी हमारी टर्म्स में है। वो चेहरा बड़ा दिख रहा है तुम्हें। आज शिंदे जी यहाँ पर आ गए थे डाउट्स के लिए। सबको चेहरा भी दिख गया ना शिंदे जी का, अभी तक सिर्फ नाम सुना था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो श्रेष्ठा, ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया अच्छे से? सर अगर यस सर। फोन के नीचे से हमने थोड़ा सा पेड़ ऑफ किया और हाँ। वहाँ से भी कुछ रेट से डिक्रीज होने लगा, हाँ तो वेटेड सरफेस एरिया तो हम पूरा लेंगे, क्योंकि जी जाते रहेगा। हाँ, तब तो देंगे, पर वो हाँ लेना तो चाहिए, पर जब तक जितना पानी भरा है उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो डिपेंड करेगा। पर हाँ ये लॉजिक सही है। और हाँ, जितने इंस्टेंट पे जाएगा उतने इंस्टेंट से गिर रहा है बाहर, ये भी एक कंडीशन दे देंगे। तो हाँ। गिर ज्यादा रेट से रहा है। चलो ठीक है, एक पॉइंट ये बोला राजवर्धन ने कि मान लो नीचे एक होल कर दिया, तुमने करे होंगे ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में, तो फिजिक्स में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। या अगर तुम्हें ड्रिपिंग और वाला, लीकेज वाला। हाँ मतलब इस पे अगर और अच्छे दर्जे के क्वेश्चन करने हो ना, तो आईआईटी के पीवाईक्यू में जाना, सब्जेक्टिव वाले, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे दर्जे के पूछे गए हैं, पर उसमें फिजिक्स भी लग जाता है, कितने रेट से बाहर निकल रहा है, वेलोसिटी एंड ऑल, वो सब दे देते हैं वो तुम देख सकते हो। अब राजवर्धन ये बोल रहा है कि मान लो नीचे एक छेद कर दे, पानी बाहर निकलता जाएगा, ऑब्वियसली निकलता जाएगा, तो वेटेड सरफेस चेंज होगा क्या, पानी कम तो हो रहा है, पर वेटेड सरफेस के बारे में क्या होगा, भले ही पानी कम हो रहा है पर वेट तो पूरा ही रहेगा ना स्टार्टिंग से। हाँ, मतलब वो तो ले लेंगे, वेटेड में तो आएगा ही आएगा, भले ही पानी हो नहीं हो, गीला तो हो ही गया ना। हाँ वो, हाँ वही वही वही। अब हाँ, बहुत सन की रेस पड़ रही है, एकदम जैसे आया वैसे ही सूख गया, अब इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। ठीक है, चलो, और इतना कॉम्प्लेक्स करेंगे भी नहीं अब ऑब्जेक्टिव टाइप में तो। चलो खैर, ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर हमें याद नहीं है फॉर्मूले। बोले तो कौन से फॉर्मूले, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एक पेज मैंने अटैच करा है बुक से, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। ऐसे बड़ा वाले कर सकते हैं, दो कॉन्टिन्यूटी ऑफ कर्व वाला नहीं दिख रहा है इसलिए। अरे ये वाला तो अभी अपन आगे देखने वाले हैं, ये तो मैंने पूरा कॉपी ले लिया था, फोटो ले लिया था, बस तुम्हें बस इधर पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, एक तो ये 6 पॉइंट्स तुम्हारे स्कूल एग्जाम में प्रूफ के फॉर्म में पूछे जाते हैं, प्रूव करो, प्रूव डेट में हम देखेंगे इनमें से कुछ, और आरडी में सबके सॉल्यूशन दिए हुए प्रूव डेट के, आरडी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दिए हैं, एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड में तुम्हें मिलेंगे ये 6 के 6 क्वेश्चंस। ठीक है, मेरी टेबल पे ये बस सेकंड नंबर चाहिए। हाँ सेकंड। सेकंड। ठीक है, तो ये याद कर ही लेना, हम इनके प्रूफ देखेंगे, पर जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ लेंगे ना तब देखेंगे। क्या है पहला बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द गिवन पेरीमीटर इज ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज अ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर, मतलब एक रेक्टेंगल लो जिसका पेरीमीटर फिक्स कर दो, तो सबसे बड़ा मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया कितना हो सकता है, वो कौन सा केस होगा, जब रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या इनको गो थ्रू कर लोगे? याद रखना ही है, ये तुम्हें गुड सीईटी के लिए सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, मेंस में भी शायद काम आ जाए। एनसीईआरटी के डायरेक्ट ये प्रूविंग के क्वेश्चन याद कर लेने तुम्हें गुड सीईटी के लिए। जैसे छठा पॉइंट देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। एक स्फीयर है,
उसके अंदर सिलेंड्रिकल, अगर अपन सिलेंडर रखते हैं कोई भी कुछ ना कुछ गिवन होगा, मतलब रेडियस गिवन है स्फीयर का रेडियस गिवन है, तो कितने मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं एक ऐसा सिलेंडर प्लेस करूं जिसका वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम, मैक्स है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी, तो वो 2a/√3 दिया हुआ है रेडियस गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में। ऐसे ये tan इनवर्स √2 होता है, ये तुम याद रख लेना, हम इनके प्रूफ बाद में देखेंगे। अभी हम आते हैं इन इंपॉर्टेंट टिप्स पे। इक्विलैटरल का एरिया याद है? हाँ जी करण। यस सर। करण पूछ रहा था ना कि मुझे याद करने, एक बार ये देखो मैंने अटैच ही कर दिया इसमें। स्क्वायर का, पेरीमीटर और एरिया, रेक्टेंगल का, ट्रेपेजियम का, सर्कल, स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन 1/3 πr²h, कर्व सरफेस एरिया πrl, और टोटल सरफेस एरिया दिया नहीं है, एल अपना स्लैंट हाइट होता है। टोटल सरफेस क्या होता है अभी हमने देखा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पायर एंड एरिया πr², टोटल का, ठीक है। और सिलेंड्रिकल का πr²h, और टोटल सरफेस, होल सरफेस मतलब टोटल सरफेस 2πr² + 2πrh, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंड्रिकल में 2πrh, ये 2πr², तो ये ऊपर और नीचे का भी आ जाता है ना टोटल में, एक ये वाला और एक ये वाला, तुमने शायद पढ़ा होगा 10th में। ये हो गया बेसिक, एकदम बेसिक वाले। ये तो कुछ और भी होते हैं जो मैं अभी नीचे एक और पेज अटैच कराए, ठीक है, समझ आ गया ना ये तो सबको? ये सब डेरिवेटिव ऐसा रेट मेजर और मैक्सिमम मिनिमा दोनों में काम आएगा एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। उसके बाद ये तो खैर इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड ऑल, ये सब थ्योरी तो तुम रीड कर सकते हो, ये समीर बंसल का ही पार्ट है, तुम देख लेना, वरना हम डिस्कस भी करने वाले हैं ये वाला पॉइंट तो आगे जाके, पर पढ़ लेना तुम, ठीक है। ये नीचे वाला एक पॉइंट मुझे बस लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने टेंजेंट नॉर्मल भी शुरू कर दिया है। गिवन अ फिक्स पॉइंट ए एंड अ मूविंग पॉइंट पी, मतलब कोई भी एक कर्व है, ध्यान से देखना सब, कोई भी एक कर्व है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है उस पे a x1, y1, एक कोई भी फिक्स पॉइंट है x1, y1, ठीक है, एंड अ मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट है x, fx। ये पॉइंट क्या हो रहा है हमारा, मूव कर रहा है, मूव मतलब कहीं पे भी कर्व पे घूम रहा है, ऑन द कर्व, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस पे भी आ सकता है, सब जगह जा सकता है, मतलब कर्व कैसा भी हो हर जगह मूव करेगा। तो तुम्हें बोला है कि ये AP, ये भी हो सकता है P, ये P' बोल दो, तो ये P" बोल दो, ये P" बोल दो, ऐसे बहुत सारे AP डिस्टेंस आएंगे। तो मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी वहां पे फेवरेबल है, मैक्सिमा या मिनिमा कब पॉसिबल होगा बताओ? AP की लेंथ मैक्सिमम कब होगी? to the tangent at P. जब वो नॉर्मल टू द कर्व एट P होगा, मतलब ये जो AP आएगा ना, मान लो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एट पॉइंट P, मतलब ये जो मूविंग पॉइंट है, अगर इस मूविंग पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच के परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो वो ये मेरी AP" ही होगी। अगर ये मेरी नॉर्मल बन जाए, उस केस में AP" क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा आता है, मतलब नॉर्मल वाली कंडीशन है, बस ये याद रख सकते हो। डेरिवेशन तो अपन बाद में देख लेंगे, काम आ सकता है तुम्हें जेई में, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट ही दे दे, या कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले, नॉर्मल तुम्हें दे दिया और फिर पूछा कि कौन सा मैक्सिमम मिनिमा होगा, P को मूव कर रहा हूं, तो नॉर्मल वाले ही लेना है मुझे, बस याद रख सकते हो। सर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो डिपेंड करेगा ना, वो डबल डेरिवेटिव एंड ऑल, वो क्वेश्चन या ग्राफ से भी तुम देख सकते हो, ग्राफ से तो एनालाइज कर ही लोगे कि ये छोटी वैल्यू आ रही है लेंथ की बड़ी आ रही है, वो एनालाइज हो जाएगा। लेंथ की हाँ नहीं, अगर वो पॉइंट अलग है और उस पॉइंट से नहीं जा रहा है और फिर पूछा जाए वैसा कुछ, या कुछ डिफाइन कर दे, नहीं नहीं, यहाँ पे तो कर्व ही बोला है px, यहाँ पे तो वही बोला है ऑन द कर्व y = fx पे, नहीं एक कर्व पे होना जरूरी नहीं है, एक कर्व पे मतलब ए पॉइंट, हाँ A पॉइंट गिवन अ फिक्स पॉइंट, हाँ ये जरूरी नहीं है। एक चीज ये भी ध्यान रखना, यहाँ मैंने A लिया हुआ है, क्या ऐसा दिया है कि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, ऐसा दिया है क्या? नहीं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैक्सिमा है, वो देखना है। मान लो A पॉइंट इधर दे दिया x1, y1, ठीक है, ऐसा भी समझ लेना। अच्छा वो पूछ लिया, ये P पॉइंट है, मूविंग पॉइंट x, f(x), कोई भी x रखूंगा, fx जो भी y आएगा, ये y = fx मेरा कर्व है। तो ये लेंथ बन रही ना अलग अलग, यहाँ पे भी ये तो नॉर्मल से मिनिमा होगा ना? तो जो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है, अगर लेंथ तुमसे पूछते हैं क्वेश्चन में, जो भी आएगा, तो वो कितनी होगी? जैसे मान लो ये मेरी मैक्सिमम है, मिनिमम लेंथ है,
तो ऑब्वियसली इस एपी को क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल होना पड़ेगा। किस पॉइंट पे, पी पे, मतलब पी पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो उससे परपेंडिकुलर लाइन ही क्या होगी, एपी। ऐसा, बस ये तुम्हें याद रख लेना है, नॉर्मल सी थ्योरी है। ऐसा ग्राफ हो और यहाँ पे हो तो फिर इसका नॉर्मल को क्या होगा, ये तो यहाँ से इनफाइनाइट और यहाँ से इनफाइनाइट है, अरे इसका कैसा भी दे देना, पॉइंट कहाँ पर है वो डिपेंड करता है। मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया, अब जैसे ये वाला लेना, ये वाले पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो जहां के लिए तुमने कोई भी ऐसी लाइन खींची, ये खींची, ये खींची, ये खींची, बहुत सारी खींच दी, क्या ये सब नॉर्मल होगी, नहीं। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो ये 90 डिग्री आएगा, जरूरी थोड़ा है। ऐसी एक ही लाइन आएगी या कभी कभार दो लाइन भी आ जाती है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉसिबल होते हुए भी मिल जाता है। ए यहाँ पे हुआ तो, हाँ? ए यहाँ पे हुआ तो, और यहाँ से नॉर्मल कहाँ से, नॉर्मल खींचोगे तो फिर तो इनफाइनाइट चला जाएगा। हाँ, तभी तो अपन मिनिमा की बात करेंगे, वो कंसीडर ही नहीं होगा, वो केस ही नहीं देंगे। अच्छा, वो मिनिमा पॉसिबल भी ही नहीं नहीं निकलेगा होगा ना इसका, वो तो पूछेंगे ही नहीं फिर, अच्छा वो पूछेंगे ही, ठीक है, वो कुछ ना कुछ दे देंगे। जनरली पॉइंट को अपन आउटसाइड द कर्व रख लेते हैं, तभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इनका इसका मैक्सिमा तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, क्योंकि हाँ, यहाँ से कहीं पे भी जाए तो मिनिमम अपनी शॉर्टेस्ट लेंथ मिल जाएगी। मिनिमम लेंथ कितनी होगी, कर्व से कितना क्लोज आएगा, वो कब कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आएगा, ये फिजिक्स वगैरह में भी काम आ सकता है तुम्हें। हाँ बेटा बोलो। सर पी तो ऐसे दो पॉइंट हो गए ना जहाँ की टेंजेंट और एपी की डिस्टेंस नॉर्मल बन रही होगी, जहाँ पे क्योंकि एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। नहीं वो है, पर कभी कभार जैसे कि ये वाली कर्व दे दिया, ऐसा जाते जा रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना बेटा, वो कर्व पे सर डिपेंड। सर्कल में कैसे हो, सर्कल में तो एक ही पॉसिबल हो जाएगा, जैसे अपन पॉइंट ले, कहीं पे भी ये पॉइंट ले लें, हमने तो ये पढ़ा हुआ है सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर, वहां पे दोनों पॉसिबल होते हैं सर्कल में। तो याद आ रहा है सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर कॉन्सेप्ट, पॉइंट बाहर भी तो मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, तो बताया भी था लाइन जॉइनिंग द सेंटर, क्योंकि वो नॉर्मली होती है, ये मेरा मिनिमम, ये मेरा मैक्सिमम, तो दोनों वहां पे दोनों पॉसिबल है। पर हर बार पॉसिबल होगा मैक्सिमम मिनिमम दोनों, ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल से हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही मिलेंगे। सर सेंटर पे हो तो मैक्सिमम सेम भी डिपेंड। हाँ क्या, सेंटर पे होगा तो मैक्सिमम मिनिमम सेम ही होगा। हाँ, वो मैक्सिमम मिनिमम सेम हो जाएगा, वो तो सर्कल के रिस्पेक्ट में था। मतलब नॉर्मल लॉजिक याद रखना है कि वो लाइन नॉर्मल होनी चाहिए, बस इतना याद रखना। एक पॉइंट फिक्स कर दे, दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है कर्व पे, तो वो लेंथ मैक्सिमम या मिनिमम करनी होगी। सिमिलरली ये दो पॉइंट्स, ये तो तुमने देखा होगा शायद, पता होगा शायद, ये तो इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, अगर x प्लस वाई को मैं कांस्टेंट ट्रीट करूं, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट है दोनों का सम, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होते हैं। बेल भी बजा दो इसमें फील करने के लिए आपने, ठीक है। ये वाला पॉइंट आगे हम देख भी लेंगे, बहुत इजी पॉइंट है ये, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे दे भी दिया है उन्होंने, तुम खुद ही समझ लेना लॉजिकली। एक्स वाई मैक्सिमम कब होगा बताओ, जब x माइनस वाई होल स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, ये बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। एक्स वाई को अपन ये लिख सकते हैं, हाँ मैंने शीट में पिछले साल दिया भी था, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। बताओ ये होता है, एक्सपांड करके देख लो। अब इसको मैक्सिमम करने के लिए किसको मिनिमम करोगे, ये तो कांस्टेंट है, x माइनस ऑब्वियसली ये मिनिमम होना चाहिए, और अगर ये मिनिमम करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू y, खत्म, उन्होंने प्रूफ भी लिख दिया साइड में। इज दैट क्लियर? यस। ऐसे ही सेम पॉइंट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट दे दे, तो सम लीस्ट कब होगा, जब x इक्वल टू वाई होगा। ये भी बराबर होता है, ये तो तुमने पढ़ा होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट्स है, कब कहाँ काम आ जाए नो वन नोस, ठीक है। क्योंकि समीर बंसल में ही एक कोई पॉइंट है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे, जिसपे आईआईटी ने इस साल एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो कभी कभार वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी काम आ जाते हैं, और इसमें मैंने बेसिकली ये पॉइंट्स लेने के लिए लिया था, ये सभी याद रखना है, सब आ गए पॉइंट्स इसमें, कुछ नहीं छोटा इसमें, फिर सब आ गए, सब टाइप के, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर, हाँ एक बस वो नहीं लिखा है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में तो आधा कर देते हैं, पता है ना, और 3 पाई आर स्क्वायर टोटल हो जाता है सरफेस एरिया, ये पता है कि नहीं। हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। यस सर। यस ठीक है,
हाँ प्रिज्म पिरामिड पे आ सकता है, तो तुम याद तो करके चलो, आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, बिट्स में आ जाता है बेसिकली, कई बार बिट्स में पूछ लेते प्रिज्म के रिलेटेड क्वेश्चंस भी, और केवीपीवाई में भी काम आएगा ही आएगा, केवीपीवाई में भी पूछते हैं, तो ये वाले भी फॉर्मूले सब याद कर लेना। और भी तुमने 10 तक पढ़े हो फ्रस्टम वगैरह के, वो भी याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं दिया है कि वो नहीं पूछेंगे, फ्रस्टम पे भी तो आ सकता है, वहां पे भी रेट पूछ सकते हैं, तो वहां फॉर्मूला याद नहीं तो तुम डिराइव कर लेना, फिर कर सको तो, या तो यार सर प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म नहीं देखा तुमने कभी? नहीं, याद नहीं आ रहा मतलब। वो लाइट वाला तुमने करा होगा ना, जिसमें वो देखते TIR और वो तुमने एक्सपेरिमेंट अभी ऑनलाइन हुआ है, पहले तो ऑफलाइन था 9th-10th में। सर डायग्राम बता के दिखा। अरे रुको, ट्रायंगुलर प्रिज्म बता देता हूँ, ये ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल बहुत सारे लगा दो, दो प्रिज्म बन गया, पिरामिड अच्छा ठीक है। हाँ चलो खैर, इतना क्लियर है, आगे बढ़ जाए अब। ये याद रखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म एंड ऑल, लेटरल सरफेस एरिया भी, ये सब याद रख लेना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, मैंने सब दे दिया। करण इतने काफी है ना कि और चाहिए? सब दे दिया मैंने। नहीं सर काफी है। हाँ, पर अब याद कर लेना करण, ऐसा नहीं हो कि पेपर में आए सर वो याद नहीं करा था, आपने भेजा तो था, अब वो याद मैं नहीं करा सकता हूँ, याद तो तुम्हें ही करना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपन, हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसका सॉल्यूशन भेज दिया है, ये बेसिकली स्कूल ओरिएंटेड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। एक बार फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्योंकि मैं एक ही करवाऊंगा, एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे निकालते हैं, ये फिगर भी बनाया हुआ ही है, देखो अभी तक शुरू करते हैं अब अपन। ये कोई भी पॉइंट है 1,2, इस 1,2 पॉइंट से तुमने क्या खींचे हैं, टेंजेंट्स खींची, एक से ज्यादा भी हो सकती है, उन टेंजेंट्स की क्या पूछी है तुमसे, बोलो, इक्वेशन ये पूछी है, ठीक है। जिसने भी करा उन्होंने देखा होगा कैलकुलेटिव रहता है ये पोर्शन, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड चाहिए रहेगी इसमें करने के लिए। चलो मैं बताते जाता हूँ, ये तो मैंने समझाया था, एक बार मैं एक ही टेंजेंट खींच के बता देता हूँ, ये खींचो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, पीओसी को x1, y1, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट खींची है 1,2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तुम रख के भी देख सकते हो, तो तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो उस पे नहीं है, वो बाहर है, ये पॉइंट भी याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे देता तो निकाल सकते थे टेंजेंट की इक्वेशन, बताओ, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे देता तो सब निकाल सकते थे, तो चलो इसको नोन मान लो, मान लो कि ये गिवन है, मान लो कि ये गिवन है x1 y1, तो y माइनस क्या होती थी इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, यही होता था ना टेंजेंट की इक्वेशन। चलो ठीक है, क्या तुम x1 y1 पॉइंट के रिस्पेक्ट में dy बाई dx निकाल सकते हो, इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल सिस्टमैटिक करो, इस पॉइंट पे मत निकाल लेना 1,2 पे, ओके, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। चलो डेरिवेटिव करो, कितना होगा y स्क्वायर का, 2y dy बाई dx, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, x1 y1, तो वहां y1 लिख भी दो, उसी मोमेंट पे निकालेंगे, उसी पॉइंट पे। 2x क्यूब का बोलो 6x स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx, 8 का कितना होगा 0 इज इक्वल टू 0, मैंने बस डिफरेंशिएट करा x1 y1 पॉइंट पे, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर माइनस 2 2y1 y माइनस 2, हाँ बिल्कुल सही बोला, ये हो जाएगा 2 गया 3x1 स्क्वायर अपॉन में y1 माइनस 2, यहां तक किसी को कोई डाउट, जवाब, मतलब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाला, इतना क्लियर है। स्लोप कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, कहां रखोगे ये वैल्यू, इधर, तो क्या बनेगी इक्वेशन बताओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर अपॉन में y1 माइनस 2
x माइनस x1। यहां तक कोई डाउट? या इसको अपन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो ये मेरा 3 हो गया। यहां तक कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर प्लीज स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कीजिए ना वापस। चल फिर से समझ लेते हैं। ये मेरा एक कर्व है, ये मेरा कर्व है। यस सर। तुम्हें एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। हमने जो टेंजेंट का फॉर्म पढ़ा था वो किस लिए पढ़ा था? x1 y1 क्या होना चाहिए? POC। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है? नहीं गिवन है। तो अगर गिवन नहीं है तो क्या करोगे? x1 y1 अज्यूम कर लो। तो उसके लिए ये इक्वेशन लिख दो। तो बस मैंने वही कर दिया। पर dy by dx कैसे निकालोगे? इस कर्व का डेरिवेटिव करूंगा एट पॉइंट x1 y1। देख लो, कोई डाउट? नो सर। चलो ये हो गया। तो उससे dy by dx हमारा निकल गया और सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पिछले साल जैसा दिख रहा है, हमने 2 डिग्री कर्व पढ़ा था पिछले साल। हाँ। ये तो क्यूबिकल है। चलो ये आ गया। अब क्या करोगे मुझे बताओ, क्या इस कर्व को, ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट आई है मेरी, क्या इस टेंजेंट को 1,2 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? हाँ। इसलिए करेगा ना, एक्सटर्नल पॉइंट है ये तो करेगा, उसी से तो पास हो रही है टेंजेंट। तो जरा कहां पे रखोगे? x और y की जगह। x1 y1 मत रख देना, वो पॉइंट तो गिवन है, जो नोन है, जो अपन ने माना है। चलो रख दो वो 1,2। 2 माइनस y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। x माइनस x1 कितना है? 1। ये हो गया। यहां तक कोई डाउट? सर x की जगह 1 रखना सर, चाहिए। अरे हाँ सर 1 माइनस एक्स। इधर 1 माइनस x1 लिख देना। ठीक है, अब तो ये आ गया। तो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लो ना। 2 माइनस y1 इंटू y1 माइनस 2, 3x1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस x1। डरना मत कि सर दो वेरिएबल चल रहा है, x1 y1 होगा ही नहीं सॉल्व। थोड़ा लिखना तो शुरू करो, बोर्ड में भी आएगा तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। ये माइनस बाहर कर दो तो y1 माइनस नहीं कर रहे हैं। रूम देखो ना, खाली कोई ना कोई तो होगा, उन्हीं को बोल दो। एडीबी सर दे देंगे। तो ये y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ये कितना हो गया? 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब, ये हो गया। ठीक है, चलो माइनस बाहर, y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4। एक्चुअली क्या आज से कुछ डीपीएस के बच्चों के शायद 3 से 5 पेपर हैं, आज से शुरू हो रहे हैं, तो वो बच्चे अवेलेबल नहीं रहेंगे अभी 3 से 5। खैर उन बच्चों को मैंने बोल दिया है कि लेक्चर्स वगैरह सब देख के बाद में नोट्स, हाँ नोट्स से याद आया, मैंने कुछ मैंडेटरी करा है तुम्हारे लिए, मैं भूलूं उसके पहले। यस सर। यस सर। अगर अपन फाइल सेक्शन में जाते हैं और एओडी का फोल्डर ओपन में करता हूं, इसमें स्टूडेंट्स के डेली नोट्स लेक्चर 1 करके मैंने सभी बच्चों को बोल दिया है सबमिट करने को। आज तो चलो ठीक है, आज मैं किसी को क्लास से बाहर नहीं करूंगा, पर आज बस मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। वैसे तो सभी बच्चों ने करा है, नो डाउट, मैंने कल ही रात को देखा, फिर भी 80% ही बच्चों के नोट्स आए जितने बच्चे अटेंड कर रहे थे जब मैंने अटेंडेंस से देखा। FR1 ऐसे ही FR2 का भी है। तो जिसने नहीं करे हैं नेक्स्ट टाइम से याद रखना, आई विल रिमूव हिम और हर फ्रॉम माय क्लास। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, तुम्हें भी समझ आता है। जब अगर ऑफलाइन में स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले तो मैं नोट्स की परफेक्शनिस्ट देखना चाहता हूं कि सब बच्चे परफेक्टली नोट्स बनाते हैं कि नहीं। और ये हर दिन का मैं एक फोल्डर बना दूंगा, लेक्चर 1 हो गया, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3। और तुम्हारे लिए भी अगर तुम्हें कभी नहीं मिले तो ओपन करो, तुम्हें ओपन करके मिल जाएंगे तुम्हारे नोट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस यस ठीक है। कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? 10-15 मिनट ही लगते हैं ना अपलोड करने में? 5 मिनट में हो जाएगा। यस सर। हाँ, ठीक है। अब क्या? हाँ ठीक है, जितने भी मिनट लगे यार, अब तुम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मैं तो एक अंदाजा दे रहा हूँ। और इसमें भी FR03 में भी मैंने बना दिया लेक्चर 1 करके। ठीक है,
तो ऐसे ही अभी जैसे सबके नहीं आए, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, मॉर्निंग बैच में नहीं आया है, वो तो मैं लिंक फिर वो पेरेंट्स से बात कर लूंगा भाई क्या है, और मैं रिमूव भी कर दूंगा क्लास में। फिर बैठने का कोई फायदा ही नहीं अगर तुम नोट्स नहीं बना सकते हो तो फिर क्यों पढ़ रहे हो, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे क्लास में बैठ के, कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि तुम 2 दिन बाद भूल जाओगे वरना सब, इसीलिए। ओके, तो कल से मैं देखूंगा और फिर क्लास से रिमूव करते जाऊंगा जिसके नोट्स मुझे नहीं मिलेंगे। अभी सिर्फ उनको मैं स्पेयर कर देता हूं, पर वो लेट सबमिट कर सकते हैं ओनली डीपीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 से 5 में वो अवेलेबल ही नहीं है क्लास में, वो रात को क्योंकि कंप्लीट करेंगे नोट्स लेक्चर देख के, तो वो थोड़ा लेट हो सकते हैं, उनको परमिट कर रहा हूं मैं बस, जितने भी डीपीएस के, वो भी बस 6 दिन उनके लेक्चर्स वो रहेगी स्कूल टेस्ट, इसीलिए। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है कि रहने दे, इसको माइनस को उधर ले जाओ, y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, ये प्लस होगा ना? क्यों प्लस होगा, माइनस बाहर ले गया, उधर ले गया मैं माइनस को। अच्छा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वहां लेके गया। ओके ठीक है, चलो अपने पास तो एक ही कंडीशन आ रही है, x1 और y1 दो अननोन है, एक और कंडीशन कहां से लाओगे, इक्वेशन गिवन इज सेटिस्फाइड। हाँ, POC always satisfy what, given equation या given curve या equation, ये मत भूलना, क्योंकि अगर ये भूल गए कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक कंडीशन ही इसी से बनती है, तुम्हारे क्या बोलते हैं जेई मेन में एक क्वेश्चन फिक्स्ड है कि टेंजेंट नॉर्मल से रेट, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट उसमें मैक्सिमम बार लगता है, याद रखना, भूल मत जाना बस। ठीक है, तो क्या है अपनी गिवन इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, गिवन क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा तो x1 y1 लगा दो ना यहाँ पे, ये हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व तो हो सकते हैं, पर क्या तुम इजिली सॉल्व कर सकते हो, सबको एक तरफ ले जाते हैं। चलो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, 4 को y1 स्क्वायर माइनस 4y1 माइनस 3x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा लिख लेते हैं अपन, क्योंकि सब एक तरफ है ना, उधर भी ये लिख दिया, और इसको मैं 4 बोल देता हूँ। ओके, चल बताओ मुझे अब ये 4 और 5 में क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, सॉल्व करो, हो सकती है शायद, बताओ कैसे। y1 स्क्वायर माइनस 4y1 को 2x1 क्यूब माइनस 8 लिख के सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं डायरेक्ट, 4 माइनस 5, तो क्या आएगा देखो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्ट करो सब्ट्रैक्ट, तो ये गया माइनस 3x1 क्यूब प्लस 2x1 क्यूब माइनस x1 क्यूब, 3x1 स्क्वायर 4 माइनस 8 माइनस 4, यही 3 टर्म्स बच रही है, जरा देखो एक बार, बिल्कुल यही 3 टर्म्स बचेगी, या इसी को अपन लिख सकते हैं x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक बार नहीं ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस ये आ गया। क्या इसमें से x1 निकाल सकते हो, अब तो एक ही अननोन है, -1 आ रहा है। तुमने इस टाइप की इक्वेशन करी होगी, क्यूबिकल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं याद है ना, हिट एंड ट्रायल -1 आ रहा है, हिट एंड ट्रायल, अरे अपन हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे, और क्या वो निकल रहा है क्या, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4, x1 को अगर मैं -1 रख दूं, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, रख के देख सकते हैं। हाँ सर, -1, तो अगर रख रहा है तो एक फैक्टर बन गया x1 + 1, और फिर डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, याद है ना, ये हिट एंड ट्रायल, ये बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा ये लिख के बता रहा हूँ, वरना मैं इतना लिखता ही नहीं। ये करा, डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद देख लो कितना आ रहा है सर, ये x+1 का ही होल क्यूब है। क्या x+1 का होल क्यूब है, नहीं सर, वो x1 स्क्वायर लो, ये भी ऐसा हो रहा है, ये लो देख लेते हैं, माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, ये माइनस ये गया, माइनस 4x1 वैसे भी तो कर सकते हैं। हाँ,
-4, तो -4x1 स्क्वायर -4, एक सेकेंड 8 आएगा। क्या हो गई ये गलती, कुछ हुई क्या? सर -4x1 आएगा सर। ये कुछ गलती हुई क्या, देखो तो जरा। सर क्वेश्चन में -4x1 आएगा। क्वेश्चन में -4, अच्छा हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। -4x1 होगा ना ये, तो सॉरी, -4x1 होगा तो -4x1 स्क्वायर -4x1, ये प्लस, ये भी प्लस, ये गया 4 + 4x1 और एक जाएगा +4, 4 + 4x1, ये गया। तो मेरे पास क्वेश्चन कितना आ गया? ये सब लिखना पड़ेगा तुम्हें, मैं फिर कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही नहीं मिलेंगे मार्क्स, इसलिए तो बोला स्पीड रखनी है। ऑब्जेक्टिव में, जेईई मेंस में तो तुम फटाफट कर लेना, और इसके रूट्स मिल गए, दोनों रूट सेम ही हैं, x1 = 2, ठीक है। मतलब x1 के दो वैल्यूज आई है, -1 और 2, तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल होगी? 2। बिल्कुल गलत, सिर्फ x1 से हम नहीं बोल सकते नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 होगी। अभी देखो सर रखेंगे तब हाँ, वो इनको रख imaginary के आएगा। पहले y भी तो निकालो, अभी देखना पता चलेगा तुम्हें। यही तो गलती कर देते बस यहाँ पे जाके। सर कोई इसमें निकल रखें, जाएगा ना। फिफ्थ में रखें, 2 पे भी 2 आएंगे। हाँ, put in 5, फिर कोई 5 में एलिमिनेट हो रखो, जाएगा रूट। तो x1 जब -1 होगा तो 5 में रख के कितना आ रहा है देखो, इमेजिनरी आ हाँ वैल्यू क्या आ रही है पहले एक बार लिख ले, y1 स्क्वायर -2x1 क्यूब +2 हो जाएगा, -1 है ना वो, -4y1 + 8, -4y1 + 8 = 0, तो y1 स्क्वायर -4y1 + 10 = 0। एनी डाउट? डी लेस देन 0, तो इसका d <0 आ रहा है, तुम देख लो b² - 4ac, तो इससे क्या मिल रहा है? y इमेजिनरी। तो क्या कोई इससे कोई रियल टेंजेंट पॉसिबल है? टेंजेंट खींच सकते हो? नहीं, इमेजिनरी बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब क्या रखेंगे अपन? x1 = 2, तो जब x1 2 रखोगे तो कितना आएगा? y1 स्क्वायर -2, कितना है? 2x1 क्यूब 16 हो जाएगा, 4 2 8 2 16, -4y1 + 8, -4y1 + 8 = 0, y1 स्क्वायर -4y1 - 8 = 0। कितने आ रहे हैं इससे रूट? 2 + -2 √3। 2 + -2 √3, वो तो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, फॉर्मूला मेथड लगा, ठीक है। तो इससे y1 की दो वैल्यू आई, तो पॉइंट्स कितने हो गए? 2, 2 + 2 √3, और दूसरा 2, 2 - 2 √3, ठीक है। और इन जनरल अगर ये दोनों से रियल मिलते हैं तो टोटल कितने बनते हैं हमारे पास? 4, और 4 भी नहीं, अगर इससे तीनों वैल्यूज अलग आती, तुम समझ रहे हो मैक्सिमम कितने बन सकती थी यहाँ पे टेंजेंट्स? अगर x1 y1 पूरे मेरे पास x1 की 3 वैल्यूज आती, जनरली 3 आती ना, क्यूबिकल 3, तो उन 3 से हर एक से y कितने आते हैं? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही थी, तो 2 2 2 टोटल 6 मेरे पास टेंजेंट्स पॉसिबल हो जाती है। समझ में आ रहा है? पर ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। कितनी पॉसिबल हो पाई? सिर्फ 2। अब वो 2 निकालोगे कैसे? ये कहाँ रखोगे पॉइंट्स को? अभी हुआ। अब इसको तुम्हें रखना है, कहाँ है अपनी इक्वेशन? इक्वेशन कहाँ रखे? यहाँ रख दे। इसको क्या बोला है? 1 बोला है ना शायद, इसको 1 बोला है, 1 में रख दो, या इधर रख दो, इसमें ये 3 में रख दो डायरेक्ट। x1 और y1 तो मुझे पता ही है, पुट इन 3, पुट बोथ इन थर्ड इक्वेशन। तो क्या तुम कर लोगे कि वो रख के भी बताऊं और इक्वेशन निकाल के बताऊं? बोलो जल्दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तुम मिसलेनियस एक्सरसाइज करना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, और एक क्यूबिकल है,
किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है कि सर अगर ये सॉल्व नहीं होती तो, सबट्रैक्ट नहीं होती तो क्या करते हैं, तो वो देते ही वैसा क्वेश्चन है एग्जाम में जो सॉल्व हो जाए। कभी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, कभी 3 से, फिर सबट्रैक्ट, वो हो जाएगा सॉल्व, तुम बेफिक्र रहना, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो लोड मत लेना। तो सभी को समझ में आ गया किस तरीके से बोर्ड में लिखना है अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो? चल तो हाँ बोलो सर। इमेजिनरी टेंजेंट मतलब कैसे रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब तुम खींच नहीं सकते हो, खींच ही नहीं सकते। जैसे कि तुम ऐसा समझ लो, इमेजिनरी वैसे तो अलग अलग वे में रहता है, जैसे सर्कल में अगर पॉइंट अंदर है तो टेंजेंट पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है, तो इस टाइप के सिनेरियो में अपन इमेजिनरी टेंजेंट बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर करो, लिख लेना आप, ओके। चलो तो कुछ और करें टेंजेंट नॉर्मल पे अब क्वेश्चंस? सर हाँ बोलो सर, वो आप एक बार वो पॉइंट रिपीट कर सकते हो? x1 की वैल्यू से हम डिसाइड कैसे नहीं कर सकते कि कितने टेंजेंट? मैक्सिमम वो तो देख रहे थे ना अपन, देखो यहाँ पे x1 में क्यूबिकल बनी तो कितने रूट्स मैक्सिमम हो सकते थे? 3। x1 में क्यूबिकल बनी ना? यस यस। अब x1 में क्यूबिकल 3 बनी तो उससे 3 मिलेंगे, और जब x1 की वैल्यू को रखेंगे 5 में तो क्वाड्रेटिक बन रही है y में, तो हर x1 के रिस्पेक्ट में 2 वैल्यू आएगी y की, तो 2 2 2 6, तो वो मैक्सिमम 6, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था, पर यहाँ पे 6 पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं बना सकते। इस गिवन पॉइंट से 1,2 पॉइंट से सिर्फ तुम 2 ही टेंजेंट खींच सकते हो, कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ तो खैर बहुत बेकार सा बनता है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़े अब। यस चलो तो ये क्वेश्चन तुम्हें आ गया है मेरे ख्याल से, अब तुम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींच सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। सर तो एक एलिमिनेट हुआ तो फिर 4 नहीं आनी चाहिए थी, 6 बन सकती थी, एक ये एलिमिनेट हो गया। बेटा एक नहीं एलिमिनेट हुआ, तुम यहाँ पे 2 रूट सेम आए थे, तुमने ये नोटिस नहीं करा, होल स्क्वायर बना था यहाँ पे, वो कोइंसाइड कर गए 2। अच्छा ऐसा हो गया ना इसलिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक बहुत इजी क्वेश्चन है जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, पिछली बार तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आया, और मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। एडवांस में कैसे आएंगे वो मैं आऊंगा अभी, पर पहले बेसिक वेराइटीज तो देख लो सर। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x at which tangent line is parallel to y equal to 3x minus 2। फटाफट करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। सर x की अगर 4 वैल्यू आ जाती फिर वो आइडेंटिटी बन जाती। नहीं नहीं वो क्यों, अरे वो क्वाड्रेटिक में बोलते हैं मोर देन 3 रूट्स। अच्छा हर जगह 3 डिग्री में 4 रूट्स आ जाए, 4 डिग्री में 5 रूट आ जाए, तब 2 वेरिएबल अलग अलग है उससे आए। आ जाए आंसर तो बता देना। टेंजेंट लाइन पैरेलल टू दिस वन। पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप से स्लोप इक्वल होगा, इक्वल होगा, ये तो तुमने 11th में भी देखा होगा। तो स्लोप कितना है इसका? 3 -3। तो जो हमें टेंजेंट खींचनी है जो कि किससे पैरेलल है? 3x y इक्वल टू 3x माइनस 2 से, तो अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका भी स्लोप 3 है, तो तुम्हें स्लोप गिवन है, पॉइंट पूछ लिया है। एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, मान लो ये ऐसे जा रहा हो तो इधर भी पैरेलल पॉसिबल हो, एक से ज्यादा पॉसिबल भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है सर 1.2 और -2 है, देख लेते हैं। dy बाई dx निकालो, 3x1 स्क्वायर में POC ले रहा हूँ x1, y1, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी वो हो सकते हैं, ठीक है। 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1, और स्लोप किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें? 3 होना चाहिए उस टेंजेंट का स्लोप, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 12 टूट रहे 6 और
सर 2 और -2/3। अच्छा x1 आ गया, कितना आया 2 और -2 और -2/3। ठीक है, तो अगर x1 आ गया 2 और -2/3, इसको किस में रखोगे पुट? बस आ गया, पॉइंट ही आ गया, 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं, मतलब ये ऐसा कुछ बन रहा होगा। दो पॉसिबल इक्वेशन में रखेंगे। इसको गिवन कर्व में रखोगे कि लाइन में रखोगे? कर्व में रखेंगे सर। कर्व में रखेंगे। अरे इसमें मत रखते हैं ना भाई, ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। सर ये छोटा सा दिख रहा है ना, तो y बहुत इजीली निकल रहा है, बच्चे ये दिमाग लगा देते हैं। अरे बेटा कर्व में रखना है, क्योंकि वो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करता है। पिछले में भी बताया क्वेश्चन में, क्योंकि वो ऑप्शन में रहता है जो उसमें रख के आएगा। ये बच्चे जेई मेन में गलतियां करके आए, क्या पता कहाँ से गलती कर देते हैं यार। चलो, जब x = 2 होगा तब क्या होगा? y 8 - 2 तो -2। और जब x1 मेरा -2/3 है तो y1 कितना आएगा? अब ये कैलकुलेशन तुम करो और बता। -14/27। -14/27 इज द करेक्ट। ठीक है, ये आ गया। तो पॉइंट्स कितने आ गए अपने पास? 2 पॉइंट्स आए हैं। जब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में ये आएगा तो एक ही ऑप्शन देंगे वो। ठीक है, दूसरा आ गया -2/3, -14/27। ये पॉइंट्स हो गए। तो कैन वी प्रोसीड नाउ? हो गया, 2 पॉइंट्स पॉसिबल थे, मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स पॉसिबल है जिनका स्लोप होगा 3 इन शॉर्ट, इस कर्व में, क्यूबिकल कर्व में। आगे बढ़े। और तुम्हें पता है कि नहीं, देखो इधर एक सेकंड, जैसे मेरा क्यूबिकल कर्व है तो एक ही स्लोप के 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, याद रखना कर्व में। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्लोप का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होगा। स्लोप, अरे चलो याद दिला देता हूँ, सब गलत सलत याद है। अगर ऐसी कोई लाइन है तो स्लोप होता है इसमें माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। याद रख लोगे? ये याद रखना है बस तुम्हें। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? -a/b, और b/a नॉर्मल का हो जाता है अगर वो लाइन नॉर्मल हो, अगर इससे नॉर्मल की मतलब निकालनी हो तो ये। ठीक है, याद रख लेना अब ये पॉइंट। आगे बढ़े अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, EXP 2022। कल भी जिन बच्चों ने पेपर दिया उन्होंने बस एक ही चीज बोली, पेपर मैथ्स का बहुत लेंदी आया, केमिस्ट्री बहुत इजी लग गया बच्चों को। कल जिन्होंने पेपर दिया था मॉर्निंग इवनिंग में, एंड मैथ्स बहुत लेंदी आया, तो किसी ने बोला सर टफ भी बहुत लगा उनको, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे और जो बन रहे थे वो बहुत लेंदी बन रहे थे। ठीक है, मतलब तुम ऐसे सब पेपर्स मिल जाएंगे ना? हाँ, सब मिल जाएंगे। अभी तुम्हारी आखिरी में आर्काइव टेस्ट भी हम लेते हैं ना, आर्काइव टेस्ट, एक्चुअल जेई मेन के पेपर्स भी तुम ऐसा टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और एक आध दो वो आती है, मैं तुम्हें बता दूंगा। एक ऐप है, उस ऐप में तुम कभी भी टाइमर के साथ टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कोई भी पेपर दे सकते हो मेंस का, कोई भी। ऐसी एक बनी हुई है, वो मैंने देखा था, वो पिछली बार कुछ बच्चों ने बताया था मुझे, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो दर्पण तुम कभी भी टॉपिक वाइज दे सकते हो, उसमें सब क्वेश्चन है टाइमर के साथ, और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें स्कोर भी बता देगा और सॉल्यूशन भी दे देता है। और टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है यार, तभी तो बच्चों को तो PYQ तो रट ही जाते हैं, पता है, इतनी बार कर लेते हैं वो, कुछ और आए नहीं आए पर PYQ रट लेते हैं। और इतने सारे पेपर्स तुम दे रहे, मतलब दे रहे हैं बच्चे, तुम्हें बहुत सारे PYQ मिल रहे हैं, तो बताओ 50% तो उसी टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम ही बताओ, वैल्यू बदल बदल के बस दे देंगे। आने ही चाहिए, कहाँ से लाओगे आप? तुम वैल्यू बदल बदल के नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है PYQ से। और अभी तो मॉड्यूल में भी PYQ तो आ ही गए हैं IIT के, तो पर वो कुछ ही होते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन फाइंड AB एट एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। टेंजेंट टू द कर्व
at 1, 2 is parallel to this, parallel to the normal at point this on the curve this. Find a, b. वो बात करते करते मैंने क्वेश्चन को उल्टा सीधा कर दिया. Find a, b. This is the question. उलझाने वाला है नो डाउट, पर देखते कौन करेक्ट आंसर निकालता है. एक बार में आंसर चाहिए मुझे करेक्ट. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3 मिनट है तुम्हारे पास. पढ़ो, सोचो, थिंक करो. The tangent to this curve at 1, 2 is parallel to the normal at point this on the. सर हाँ बोलो. सर रिलेशन आएगा ए और बी के बीच में ऐसा? हाँ सर. सर इक्वेशन 2a + b = 1/10 आ रहा है. सर आगे नहीं होगा. मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू नहीं निकल. इक्वेशन टाइप आ रहा है. इक्वेशन टाइप आंसर आता है सर. अच्छा ऐसा है. अच्छा मुझे बताओ, आई डोंट नो तुमने लैंग्वेज को कैसे समझा, क्या समझा. एक इक्वेशन तो मुझे बिना पढ़े पहली लाइन से ही मिल रही है. पढ़ो पहली लाइन को वापस. टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एट 1, 2 मतलब टेंजेंट खींचिए किस पॉइंट पे? एट. कर्व पे टेंजेंट किस पॉइंट पे खींचिए? 1, 2 पे. तो जी मुझे बताइए क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? यस सर. यस सर. क्या करते हो यार, अभी तो पहले भी बताया पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन कर्व जिस पे वो लाई कर रहा है, और ऐड करके दिया हुआ है. मतलब टेंजेंट हमने कर्व पे खींची किस पे? एट दिस. एट दिस मतलब एट पॉइंट दिस. और ये फ्रॉम नहीं है जो बाहर का कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो सकता है. ठीक है, सब कुछ तो दिया हुआ है. तो y इक्वल्स -5/2. बिल्कुल 1.6 और -3. a 1 है और b -5/2 है. इजी है यार, मेंस ओरिएंटेड है, टफ नहीं है. बोर्ड में भी आ सकता है, मतलब ऐसा है. तो 1, 2 रखोगे इसमें, सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा ही करेगा. तो 2 = a + b + 7/2. तो a + b कितना आ गया इससे? 2 - 4 -3/2. तो एक कंडीशन तो मिल गई. अब क्वेश्चन पे आते हैं. ये तो बहुत इजी था, कोई भी कर लेता है इतना. तो इक्वेशन नंबर 1. दूसरा, अब क्वेश्चन शुरू होता है. टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट. तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं. देखते हैं इक्वेशन की जरूरत है कि किसकी जरूरत है. इस पैरेलल टू द नॉर्मल एट पॉइंट. अच्छा ठीक है, एक कोई भी पैराबोला है, उस पे किसी भी एक पॉइंट पे क्या खींची गई है? 1, 2 पॉइंट पे टेंजेंट खींची गई है. अब वो टेंजेंट किसके पैरेलल है बताओ? पैरेलल टू द नॉर्मल एट पॉइंट दिस ऑन द कर्व. चलो ठीक है. तो पॉइंट कौन सा है? -2, 2. क्या ऐसे ही बोला जा रहा है कि ये जो कर्व 1 है, ये जो कर्व 2 है, कर्व 2 पे -2, 2 पे जो नॉर्मल है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, ये दोनों पैरेलल है. ऐसे ही बोला गया है ना? नहीं सर बता. यस. डायग्राम
पैरेलल, ये जो टेंजेंट बनाई ना वो पैरेलल है किसके? नॉर्मल। नॉर्मल बनाना आती है ना, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट खींच के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है, तो ये नॉर्मल हो गई कर्व C2 के लिए, ये दिया ना कर्व C2 इस पॉइंट पे पैरेलल है, तो ये नॉर्मल पैरेलल है, ठीक है। अब क्या करोगे? पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल, स्लोप इक्वल, तो कर्व C1 का स्लोप निकालते जरा 1,2 पॉइंट पे, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस 7/2 है, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? 2ax प्लस b, इसमें रखो पॉइंट 1,2 रखो, कितना आ रहा है 1 रखने पे? 2a प्लस b आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। ये मेरा स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का कर्व C1 के लिए स्लोप। अब यही स्लोप किसके इक्वल होगा? नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है भाई? कौन सा कर्व है? y इक्वल टू x², ये मेरा C2। इजी है एकदम, कंफ्यूज होने का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जैसा बोला जरा एक एक लाइन को पढ़ के डिकोड करो, पूरा एक साथ पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन लगेगा तुम्हें। चलो किस पॉइंट पे बोला है? -2,2 पॉइंट पे। एक और चीज मुझे बताओ, जेई मेन में वो एक ट्विस्ट और करते हैं, वो क्या करेंगे? -2,2 दोनों नहीं लिखेंगे, सिर्फ -2 लिखेंगे। तो -2 लिखते तो तुम y निकाल सकते हो ना 2 रख के। यस सर। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पे एक अननोन और लगा देंगे वो, तो तुम और घूम जाओगे सर, 3 अननोन है। समझ में आ रहा है? वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख दो तो वो y निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी उसका, तो देने की जरूरत नहीं थी दोनों पॉइंट्स। ये याद रखना हमेशा, ये जेई मेन ने अभी पिछले साल करे थे ऐसे ट्विस्ट इसमें। तो जरा -2,2 पे मुझे नॉर्मल निकालना है, तो पहले तो टेंजेंट निकालो, dy बाई dx निकालो, 2x प्लस 6, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो सेम ही रहता है, तो -2,2 मतलब -2 रखोगे, तो -4 प्लस 6 कितना हो गया? 2 आ गया। जैसे इस पे y का काम नहीं, इसलिए कांस्टेंट हो सकता है। वो भी y का काम भी नहीं आया यहाँ पे, और अगर निकालना भी होता तो यहाँ रख सकते थे ना अपन इसी इक्वेशन में, y निकल जाएगा ना, सेटिस्फाई करेगा ना इसको, तो उससे भी निकाल सकते हैं, और नहीं देते तो भी हो जाता, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, सिर्फ एक्सपोनेंट, जैसे यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ये मुझे 2 मिल गया, तो ये तो dy बाई dx है, तो -dx बाई dy। नॉर्मल का स्लोप तो ये होता है ना, टेंजेंट m1 m2 -1 से, वो कितना आएगा? -1/2। क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? यस। 2a प्लस b की वैल्यू -½ होनी चाहिए। तो अच्छे से लिख लो, अब ये दोनों सॉल्व करो, ये किसको? इसको 1 बोला है ना, तो इसको अब मैं 3 बोल देता हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा, 2 और 3 बराबर हैं, और इसको चौथा बोल देता हूँ। फ्रॉम 1 and 4, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो 1 और 4 को? 1 और -2.5, तो a आ जाएगा 1 और b आ जाएगा -5/2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो एकदम। हाँ बोलो सर। नॉर्मल वाला वापस बढ़ा सकते हो, -dx बाई dy वाला? बेटा, अगर स्लोप निकालना आता है, टेंजेंट का स्लोप, यस सर। तो नॉर्मल का कितना होता है? -dx बाई dy होता है ना, ये तो पढ़ा था अपन ने कल के दिन भी, m1 m2 -1। यस सर, यस। याद करो बेटा, प्रीवियस लेक्चर क्यों नहीं रिवाइज करते हो? मैंने अभी पहले ये वाला टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो नॉर्मल का -1/2 हो जाएगा ना, -dx बाई dy होता है। हाँ। तो नॉर्मल के स्लोप से पैरेलल है ना, पढ़ो एक बार, टेंजेंट की नहीं, नॉर्मल के स्लोप से पैरेलल होगा ना, वो इक्वल होगा। नॉर्मल पैरेलल है पहले कर्व के टेंजेंट के लिए। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस। नेक्स्ट है टेंजेंट एट पॉइंट P 2,8 on the curve y equal to x cube meets the curve again at q. Find the coordinates of point q. q point के coordinates. Tangent at point P 2,8 on the curve y equal to x cube meets the curve again at q. Find the coordinates at point q. ऐसा पॉसिबल है? यस सर। यस सर।
2,8 इधर कहीं होगा। ये टेंजेंट खींची कर्व को बिल्कुल ये हो गया। तो अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचता हूं, एक रफ फिगर है, ठीक है, 2,8 पॉइंट है ये, तो कर्व को वापस से कट करेगी बिल्कुल। कितने पॉइंट्स पे? एक ही पॉइंट पे और कट कर सकती है। सर आपको कैसे पता है ऐसा ग्राफ बनेगा और यहाँ पे कट करेगा? अरे रफ क्वेश्चन में भी बोला है। तो अगर यहाँ से मैं टेंजेंट एक खींचता हूँ, एक्यूट एंगल का ही बनेगा। इधर कोई भी टेंजेंट खींचूंगा तो एक्यूट एंगल ही बनेगा। और कट कर रहा है, बोला ना, अगेन एट कर्व अगेन एट पॉइंट क्यू, तो कट करेगा ही करेगा। तो किधर कट करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी कंफर्म है ना कि जो पॉइंट आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। और कहाँ आएगा? फर्स्ट और थर्ड में तो है। यहाँ खींचूंगा तो इधर ही आएगा। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थर्ड में जाएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होता तो फर्स्ट में आता। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में काम आ सकता है। तुम्हें कोऑर्डिनेट जो दिए रहेंगे उसमें देख सकते हो। तुम्हें वो पॉइंट पूछा है, ये y = x³ बना क्या किसी से? ये पॉइंट P है, ये पॉइंट मेरा Q, यही तो पूछा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट स्टिल देखते हैं। हम पहले dy/dx निकालते हैं। -1, सर -1 -4 और -64 -4, -64। ध्रुविल बिल्कुल सही जवाब। परफेक्ट, गुड, इजी है यार। क्या कर रहे हो साहिल? क्या कर नहीं सर, वो नेगेटिव -4 साइन और का -64 था, वो सेम ही आ रहा था, तो मैंने -1 और +2 कर दिया, जबकि -2 आ रहा। 12 dy/dx कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ये आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी होगी? टेंजेंट इक्वेशन y - y1 mx - x1। तो y - y1 कितना है? 8। स्लोप कितना है? 12 x - 2। तो ये लाइन आ गई। इस लाइन का नाम क्या है? लाइन PQ। टेंजेंट है और वो एक लाइन भी है, क्योंकि वो कट भी कर रही है। अगर एक पॉइंट के लिए, कर्व के लिए वो टेंजेंट है, तो उसी कर्व के लिए क्या ये सीकेंट भी, या मतलब एक नॉर्मल कॉर्ड भी बोल सकते हैं ना अपन, या सीकेंट उसी कर्व के लिए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो पॉइंट दूसरा है उस पॉइंट के आसपास के लिए। तो वो अपन तो इधर पॉइंट्स की बात करते हैं ना टेंजेंट के लिए, किसी और पॉइंट के लिए तो वो वापस से हो सकता है एक ही कर्व में। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। 12x - y -24 + 8 -24 + 8 अब सॉरी 16, ये आ जाएगा। ठीक है, 12x - y -16 = 0। ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन। अब इसको किसके साथ सॉल्व करेंगे? अगर अपन सॉल्व विद व्हाट? y को x³ के साथ रिप्लेस y = x³ के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैंने शायद तुम्हें एक पॉइंट बताया था, तुम्हें याद है कि नहीं? आई डोंट नो, तुम्हें याद है कि नहीं? अगर यहाँ पे ये कर्व को टच कर रही है, तो दो रूट्स तो यहाँ पे देखो क्यूबिकल बनेगी। यहाँ पे सॉल्व करो, y की जगह x³ रखो, ये आ गया। तो x³ - 12x + 16 = 0। ठीक है, मुझे बताओ इसके रूट्स अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा बोलता हूं, तो मुझे दो रूट्स तो इसके ऑलरेडी पता है। पता है क्या? 2 होंगे। क्यों दो? क्यों सेम होंगे? एक तो चलो मैं मानता हूं, पर यहाँ पे दोनों सेम, इमेजिनरी कुछ भी नहीं होगा बेटा। दो सेम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब भी टच करता है तो दो रूट सेम हो जाते हैं ना। ऐसा कोई लॉजिक पढ़ा है ना हमने? नहीं भी याद हो तो कोई ऐसी लोड लेने वाली बात नहीं है। देखो, क्या इसमें 2 सेटिस्फाई कर रहा है? बताओ। यस सर। रख रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना आ रहा है? 3x² - 12। क्या इसका भी 2 सेटिस्फाई कर रहा है? डेरिवेटिव का भी बिल्कुल कर रहा है। मतलब एक ये ऐसा कर्व है, ये जो इक्वेशन आई है एक ऐसी कर्व है जिसका पॉइंट पे भी
आ रहा है और उसके डेरिवेटिव पे भी आ रहा है, सेम वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी कोई सिचुएशन बन रही होगी। ये मेरी एक्स एक्सिस है, मतलब क्यूबिकल फंक्शन में तुमने पढ़ा होगा ना, टच करते हुए जब भी जाता है रूट भी है फंक्शन का और उस पर स्लोप खींच रहा हूं तो वो भी 0 है, तो डबल रूट्स हो जाते हैं। क्या ये पॉइंट मैंने डबल रूट्स का पहले बताया कभी? नहीं याद सर। बताया बेटा। अगर इसमें रख के अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, dy बाई dx को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन दो को कर रहा है, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर मतलब डबल रूट्स होंगे इसके। क्या होंगे? डबल रूट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 बोलते हैं इसको, रूट्स की मल्टीप्लिसिटी 2 है, रिपीट हो रहा है ना। अगर x का अल्फा रूट है, dy बाई dx का भी अल्फा रूट है, d2y बाई dx स्क्वायर का भी अल्फा रूट है, तब क्या बोलते हैं? ट्रिपल रूट्स, मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फंक्शन का भी वही रूट है और डेरिवेटिव का भी वो रूट है, तो दो रूट्स क्या हो जाते हैं? सेम हो जाएंगे। उससे भी समझ सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे कहाँ ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, 6x आ रहा है, 6x को कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? 2 रखो तो 12 बनता है, 0 तो ना बनता। क्या कर रहे हो शिंदे, पास में बैठे हो फिर भी दिमाग लगाओ, फोकस रखो। चलो 2 रूट तो हो गए, ये समझ में आया ना 2 रूट सेम क्यों है। नहीं भी आए बेटा तो हिट एंड ट्रायल से बाकी क्वाड्रेटिक निकाल लेना, ऐसा लोड मत लो। और एक और चीज, तीसरा रूट कैसे निकालूंगा मैं? तो ऐसे निकालूंगा, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर हो रहा है यहाँ पे? 0 बेटा, 0 क्यों? माइनस बी बाई ए में बी क्या है? 0 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। 2 रूट तो मुझे पता है, तो तीसरे रूट को क्या होना पड़ेगा? -4। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हो। क्यों सॉल्व करूं मैं? ये सब लॉजिकल अप्रोच थी, मतलब 1 सेकंड भी नहीं, मतलब 5 सेकंड में तीनों रूट्स निकल जाते हैं। 2 रूट्स तो सेम होंगे, क्योंकि इस लाइन पे ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, लाइन और कर्व को सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक ये रूट दिख रहा है और एक ये, इस पे तो 2 सेम हो गए। और तीसरा रूट कैसे निकाला? सम ऑफ द रूट से निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 हो जाएगा। टेकिंग 2 एट अ टाइम से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हो। तो गामा आ गया -4। तो अगर एक रूट x मेरा -4 है तो y कितना हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, लाइन और उसको, तो ये आ जाएगा -64। तो -4, -64 इज द आंसर। ये होगा मेरा पॉइंट। किसी को कोई भी डाउट? खत्म। ये सॉल्व कैसे करा ये समझ में आया ना। ये कुछ चीजें, ये ट्रिक्स याद रखो। अभी तो चलो आसान था, तुम सॉल्व करके कर सकते हो, पर फालतू में 1-2 मिनट क्यों वेस्ट करें। ये चीजें कुछ याद रखो, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स या रूट्स रिपीटेशन हो तो। सर x की 3 वैल्यूज कैसे आई? 3 जगह कट कर रहा है बेटा। 3 नहीं, वो 2 सेम हो गए। 2 रूट सेम भी तो हो सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक का एक रूट भी हो सकता है डिस्टिंक्ट, पता है? जब होल स्क्वायर बनता है तो एक ही रूट निकलता है, तो क्यूबिकल में भी तो पॉसिबल है ना, एक होल स्क्वायर और एक सिंगल हो, फैक्टर हो, तो 2 ही रूट्स दिखेंगे। पर कायदे से वो 3 है, क्योंकि वो 2 सेम हो गए। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक इमेजिनरी थोड़ी ना हो सकता है। क्या ये पॉइंट तुम्हें पता है ना सबको, कि अगर एक इमेजिनरी तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट भी होना जरूरी है। हाँ, तो एक इमेजिनरी वो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है क्यूबिकल का। अगर 2 रूट्स रियल दिख रहे तो तीसरा भी रियल है, वो एक्चुअली सेम हो गया। ओके चलो, तो अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, फटाफट लिख देता हूं, ट्राई कर लेना। ये आईआईटी का PYQ है, बोलोगे तो कल के दिन डिस्कस कर लूंगा। टेंजेंट एट पॉइंट P1 अदर देन ओरिजिन ऑन कर्व। ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, पर अब आईआईटी में कैसा आया था वो मैं बता रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब मीट्स द कर्व अगेन एट P2। बहुत साल पहले गुजरात बोर्ड के सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आया था, आईआईटी का PYQ, पता है? बहुत बच्चों से बना ही नहीं था, गुजरात बोर्ड में आ गया। उसके बाद टेंजेंट एट P2 मीट्स द कर्व अगेन एट P3 एंड सो ऑन। क्या ऐसा चल सकता है? बार बार फील करके देखो, एंड सो ऑन चलता जाएगा बार बार। शो दैट, और ये रिमेंबर भी रख सकते हो तुम, रिमेंबर करके लिख देता हूँ, जो डायरेक्ट रिजल्ट है, मेंस में काम आ जाएगा डायरेक्ट जो आंसर आएगा। शो दैट एब्सिसा, ये एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बेटा, वो ऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं।
थोड़ा सा तो याद रखो 11. शो दैट एब्सिसा ऑफ P1, P2, P3 ब्ला 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 Pn चलता जाएगा बार बार, ठीक है. इस या इस नहीं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है सबके वो सभी होते हैं GP में. Also find ratio of area of triangle P1, P2, P3 upon triangle P2, P3, P4. ये निकालना है. ये वैल्यू भी याद रखनी है जो रिजल्ट आएगा. y इक्वल टू एक्स क्यूब. अब थोड़ा बहुत जेई वाले चेंज कर सकते हैं, इसमें नहीं. आईआईटी वाले सेम क्वेश्चन आईआईटी में भी रिपीट हो सकता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था. इसमें +3 करके या कोई और क्यूबिकल दे देंगे और उसी पे ये सेम चीज पूछेंगे. तो जो इसमें प्रोसीजर लगाओगे वो बाकी में भी लग जाएगा. और क्या इसमें जो प्रोसीजर लग रही है वो ऊपर जैसी लगेगी? बिल्कुल बेटा बिल्कुल. समझ आ रहा है क्या बन रहा है कि फिगर के थ्रू बताऊं? ये टेंजेंट खींचेंगे अपन P1 पे, फिर तुम क्या निकालोगे? P2 निकालना आता ही है. P2 से वापस क्या खींचोगे? फिर से टेंजेंट खींचोगे और वो फिर से कट करेगी, फिर निकलेगा P3. वही सेम टेक्निक से, और फिर उससे टेंजेंट निकालोगे. अब वो ऐसा अभी फिगर नहीं बन रहा है ढंग से, बट वो ऐसा चलता जाएगा बार बार. ये चल रहा है कॉन्सेप्ट, मतलब जो ऊपर क्वेश्चन करा वैसा ही है. ट्राई करना. आईआईटी का PYQ है. एक और दे देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन. होता है RNGP. हाँ ये नहीं है और क्या, सब स्टैंडर्ड है. y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए बेटा. कर्व देख लो किसके लिए. एक और छोटा सा क्वेश्चन है, RD शर्मा और NCERT का क्वेश्चन है ये भी, पर ये 4 मार्क का पूछा जाता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, कई बार पूछ चुके हैं. प्रूव दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट at any point on curve root x plus root y is equal to root a on coordinate axis. इसका भी रिजल्ट तुम याद रख सकते हो. बहुत सारे एनसीईआरटी के जितने भी प्रूडेट के क्वेश्चंस है ना, उनको याद कर लो. तो मैं एज इट इज जेईई मेन में काम आएगा एंड गुड सीईटी में. समझ आया? जितने भी प्रूडेट के रिजल्ट्स हैं इस चैप्टर में या किसी और में, उनको तो याद ही कर लो. वो एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में या कोई नोन वेरिएबल के फॉर्म में पूछ लेते हैं. ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट. ठीक है, और वो कांस्टेंट पता है किसके बराबर आता है? a के बराबर आता है. ये कर लोगे ट्राई? इसको समझाऊं क्या कि खुद ट्राई कर लोगे? सेकंड वाले का हिंट कर लेंगे. एक बार ट्राई करो फिर मैं बता दूंगा. ठीक है, एक बार ट्राई करो. इसके बाद कल तुम्हारी क्लास होगी, एक तो AITS के पेपर डिस्कशन की आधी घंटे की होगी, एंड कल NCERT प्योर NCERT, ठीक है, केमिस्ट्री की, जिसमें सर केमिस्ट्री की NCERT ओपन करके तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम. टॉपिक मैं तुम्हें कंफर्म करके बता दूंगा, और जो क्लास लेंगे वो हनुमान सर लेने वाले हैं. ठीक है, कोई भी सर जो फ्री है मैंने उनकी रख दूंगा मैं क्लास. कल हनुमान सर फ्री है तो बोलेंगे क्लास, एंड टाइमिंग होगा 1:15 to 2:15, 1 घंटा, जैसा कि मेरा कमिटमेंट था. क्यों शिंदे जी? बोला था ना NCERT. लो भाई NCERT. और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT, इसीलिए उसमें, और लाइन बाय लाइन रीड करके तुम्हें भी पता चलेगा कि NCERT कैसे रीड करते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जेईई मेन में. इज दैट क्लियर? और AITS का, हाँ बोलो सर. टाइम चेंज हो सकता है? अरे बेटा वो उसी स्लॉट में खाली है टीचर, समझो बात को. ठीक है, ओके सर. स्लॉट खाली टीचर का, इसीलिए प्रॉब्लम है. हाँ बोलो सर. अगले हफ्ते से आप टाइम टेबल वापस रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल्स ओपन हो गए, तो वहाँ से कितनी बजे तक रहता है स्कूल? 1 o'clock तक रहता है सर. वैसे तो ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो 3:30 से कर सकते हैं ना. प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे मंडे से सब. हाँ सर, ऑफलाइन के लिए बुलाएंगे तो ठीक है सर, वहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे फिर आपके पास. आ जाएंगे ना, क्योंकि मैं हाँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. दर्पण मैं ज्यादा लेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उधर लेट निकलने में हमें भी लेट हो जाता है फिर, और 9 बजे तक सेंटर को बंद करना रहता है, और तुम्हें भी टाइम इवनिंग में ज्यादा मिल जाता है. अगर हम जितना लेट करेंगे तो नाइट स्टडी तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती. तुम वो भी पॉइंट समझो दर्पण.
ठीक है? तो क्या टाइमिंग क्या रहेगी? स्टार्ट कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ऑफलाइन के लिए तो मैं बुलाऊंगा ही सही। अपन ऐसा कर लेते हैं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। चलो मैं कुछ करता हूँ, कुछ देखता हूँ सोचता न्यूरा वालों के लिए हर रोज ऑफलाइन रख सकते हैं। हर रोज ऑफलाइन रख सकते हैं। न्यूरा वालों का तो ऑफलाइन तो अरे मैं बता दूंगा, देख लेंगे, बात कर लेंगे अपन अलग से, ठीक है? अभी तो ये तुम दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम हो गया है। नोट्स अपलोड कर देना, मैं लेक्चर 2 करके कर दूंगा वापस, ठीक है? हमारा अटेंडेंस यहाँ पे सर को दे देना, मनोज सर को। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन का पार्ट बता सकते हैं, आंसर का लास्ट? जल्दी से ले लो, टाइम हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? सर इसके पहले और अभी आप अपलोड कर दो। हो गया सर, थैंक यू सर। चल वाइंड अप करते हैं। हाँ मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर को 5-1 मिनट। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर डे। थैंक यू बोलो, थैंक यू। थैंक यू।